हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीडीपी के प्रीवियस एग्ज़ाम टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर 2023 तक जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 450 दिया है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछना मतलब कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और बच्चों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है। तो कौन सा सीखना स्थायी होता है, तो सबको पता है कि जो चीज़ बच्चा समझकर सीखेगा वो उसको ज़्यादा दिन तक याद बना रहेगा और भूलने की भी संभावना नहीं होगी। और इसमें क्या है, रटकर, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है। सुनकर भी याद नहीं रह सकता है, देखकर भी ज़्यादा याद नहीं रह सकता है, लेकिन जो चीज़ समझ कर की गई है वो ज़्यादा स्थायी और ज़्यादा दिनों तक चल सकती है। अगला है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये तो उद्देश्य होता है। और अगला है कि बच्चों ने क्या सीखा है और क्या जाना है, तो ये भी दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अगला है कि बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। मूल्यांकन का ये भी उद्देश्य होता है कि बच्चे के सीखने में कौन सी कठिनाइयाँ हैं, इनको भी जानना। तो इसलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी विकल्प दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो कोई भी कक्षा है उसमें व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र कौन से हो सकते हैं। प्रत्येक बालक की रुचि अलग अलग हो सकती है और सीखने की क्षमता भी अलग हो सकती है और चरित्र भी सबके अलग हो सकते हैं। इन्हीं दोस्तों अवस्थाओं के आधार पर क्या हो सकता है, सभी विकल्प सही हैं। और यही दोस्तों व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र होते हैं कि रुचियाँ, सीखना और चरित्र। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है नैतिक विकास के क्षेत्र में। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध किया था, इसलिए इनको नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो याद रखिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। इनका कथन है कि जो शिक्षा होती है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से क्या करते हैं, विकास करते हैं। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर क्या होता है, आधारित होता है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकास मानव सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता तो होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी विकास होता है, निरंतरता भी होती है, क्योंकि दोस्तों जो मानव विकास होता है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन प्रतिवर्ती कोई भी सामान्य सिद्धांतों पर नहीं है विकास के संबंध में। अगला क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास जो होता है ये मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। तो दोस्तों ये संबंध है दोस्तों व्यवहारवादी से। व्यवहारवादी में क्या होता है, यह पूर्ण रूप से क्या होता है, अवलोकनीय होता है और व्यवहार पर आधारित होता है, तो इसको बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की
बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने में क्या होता है, बहुभाषिकता जो होती है एक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। बहुभाषिकता जो बहुभाषिकता होती है दोस्तों, ये एक संसाधन के रूप में उसको माना जा सकता है, ये कोई समस्या नहीं होती है। अगला है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? अगर सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की बात होती है तो वो होती दोस्तों किशोरावस्था के दौरान। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? मतलब यह कथन कैसा है? तो दोस्तों पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, हो तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों, यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक लैंगिक पूर्वाग्रह है। अगला है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है कि विद्यालय तथा कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है दोस्तों, विद्यालय तथा शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना, ये क्रियात्मक उद्देश्य होता है। अगला है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायक होता है। तो रक्षा तंत्र दोस्तों किसमें सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र मदद करता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने दोस्तों क्या बताया है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो दोस्तों जो अभिसारी चिंतन होता है इसमें क्या होता है, ये रचनात्मक अर्थ में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वाचक बालक को रचनात्मक कार्य, जैसे कोई भी लेख दिया गया है कि भारत में बेरोजगारी पर अपने विचार प्रकट कीजिए, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बालक जो है भारत में बेरोजगारी के बहुत से कारण बताएगा जो अन्य बालकों की तुलना में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब सारी चिंतन में क्या होता है, इसमें दोस्तों कोई भी प्रश्न होता है उसका उत्तर क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे पूछ दिया जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो कितने भी बच्चों से पूछा जाए तो वो दोस्तों दिल्ली ही बताएंगे। लेकिन जैसे बेरोजगारी सब की परिभाषा दोस्तों सब अपने स्तर से बताएंगे, तो ये क्या है, सृजनात्मकता होती है। अगला है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? तो व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है नाम मात्र की भूमिका होती है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतराल। जैसे कोई खिलाड़ी है वो पहले गेंदबाजी के कौशल को क्या करता है, विकसित करता है, लेकिन बल्लेबाजी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतराल। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो पियाजे दोस्तों इनके अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण जो होता है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। सामाजिक संचरण की बात किसने की है, तो की है लेव वाइगोस्की ने। अगला है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, तो यह दोस्तों किस वर्ष से लागू होती है? तो राइट आंसर है 7 से 12 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों पर होती है दोस्तों, यह लागू होती है 7 से 12 वर्ष के बच्चों पर। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में से व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए
एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो दोस्तों, एक बालक किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो राइट आंसर है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करना। दोस्तों, ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक जो है ये सहयोग प्रदान कर सकता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देते हैं? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोस्तों किस पर बल देते हैं? ये बल देते हैं सीखने को, क्या है दोस्तों? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन ध्यान देता है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, जो सतत मूल्यांकन होता है इसी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश डैश के योग्य बनाती है। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता जो होती है, ये उसके बुद्धि एवं विकास की समझ को शिक्षक, मतलब क्या होता है? बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती किसके बारे में दोस्तों? विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता से होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के अतिरिक्त किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टरबर्न के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? तो किसके अतिरिक्त दोस्तों? वो होता है सामाजिक के अतिरिक्त। बाद बाकी संदर्भगत, अवयवीभूत और अनुभवी ये सब होते हैं, लेकिन स्टरबर्न के अनुसार सामाजिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के, दोस्तों ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा को जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कोई भी रूढ़िबद्ध खेल या कोई भी कार्यक्रम है नहीं करवाना चाहिए। अगला है कि विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो बल देता है, ये प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। इसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। अगला है कि सामाजिकरण क्या है? तो सामाजिकरण क्या है? तो राइट आंसर है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन सामाजिकरण का क्या होता है? उद्देश्य होता है। अगला है कि विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? विद्यालय आधारित आकलन करता है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या करता है? मदद करता है विद्यालय आधारित आकलन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया की चरण है? तो इसका राइट आंसर है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या है? ये एक चरण होता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? तो ये सबको पता है कि जो मानव विकास होता है ये वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। अगला है समस्या के अर्थ को जानने के लिए समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता जो विशेषता है, ये सृजनशील बालकों की क्या है दोस्तों? विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? कौन सा दोस्तों जो कथन है किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो वो होती है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण
और सामान्य लक्षण का निर्देशन। ये सभी दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। अगला है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह दोस्तों इदम में होता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। किसके दोस्तों? लोगों के स्थान पर जानवरों के कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। किसमें? बालक प्रसंगबोध परीक्षण जो 3 से 10 वर्ष की बालकों के लिए बनाया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बालक के विकास के सिद्धांत को समझना बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को दोस्तों किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए, कहने के लिए। मतलब क्या है दोस्तों? शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए? कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करना है। इसके लिए क्या है? प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों एवं कमियों रिक्तियों के सजगता क्या होती है दोस्तों? ये सृजनशील बालकों की क्या होती है? विशेषता होती है। ये तो क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है, ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है। हाँ, ये क्वेश्चन है 492। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो मौखिक प्रश्न जो होता है प्रश्नोत्तर खेल विधि, दत्त कार्य भी होता है, लेकिन सत्य परीक्षा जो होता है रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है। रचनात्मक आकलन में मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तर और खेल और दत्त कार्य आता है, लेकिन सत्य परीक्षा जो होती है रचनात्मक आकलन में नहीं आती है। अगला है कि आनुवंशिकता को डैश डैश सामाजिक संचारण माना जाता है। कैसा दोस्तों? स्थिर माना जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे अच्छा सीखता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है दोस्तों? यह है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है रचनावाद। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं दोस्तों एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ये दोस्तों होना चाहिए उद्देश्य किसका? मूल्यांकन का, कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक होता है। दोस्तों ये किसके लिए कहा गया है? ये किशोरावस्था के विशेषताओं के रूप में कहा गया है। किसके अनुसार? बिग व हंट के अनुसार। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसकी स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा। 105 IQ वाला बालक सामान्य बुद्धि बालक कहा जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है दोस्तों को स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। कैसे बच्चे दोस्तों? जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं उन बच्चों की प्रतिभा प्रभावित हो सकती है। किसके दोस्तों? स्व अधिगम मॉडल जो है इनकी सहायता करता है, जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।